नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और इधर थोड़ा सा फैमिली में हेल्थ इशू की वजह से आप लोगों को जो वीडियो जा रही थी वो चूंकि घर से रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसमें थोड़ी सी हम नहीं क्लियर दिख रहे थे। बाकी कंटेंट तो खूब बढ़िया से दिख रहा था क्योंकि हमने भी देखा था उसको बाद में, तो कंटेंट स्तर पे कोई समस्या नहीं थी। और हम दिखे या ना दिखे, कंटेंट दिखना चाहिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों ने अगर पीछे का जो 6-7-8 वीडियो मिस किया है, जो उस ड्यूरेशन में पड़े हैं, तो जरूर जाके देख लें, क्योंकि अब उससे हम फिर रिवीजन मतलब फिर नया नहीं बनाएंगे। और वो वीडियो आपकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें आप देखे होंगे कि जो इन्वायरमेंट का जो क्विक रिवीजन सीरीज 2 पार्ट में मैंने पूरा इन्वायरमेंट की महत्वपूर्ण चीजों को कवर किया है। करंट अफेयर्स लगातार करा रहे हैं और ये करंट अफेयर्स का ही हमारा नेक्स्ट क्लास है। और क्लास नंबर ये कितना है, तो 20 है। अब आप सोचेंगे कि सर ये कुछ ज्यादा ही क्लास हो गया, तो देखिए क्या है ना कि करंट अफेयर्स की भूमिका भी तो ज्यादा होती है। 1/3 तो करीब 1/3 से थोड़ा सा कम इसी की भूमिका होती है। 30% तो रहती ही रहती है। और आप सोचिए कि 36-37 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको। तो अगर हम आप लोग के जैसे कुछ बच्चे डिमांड करते हैं सर मैराथन करा दीजिए, अगर हम 2-4 घंटा में 4 घंटा अगर करा भी दें मैराथन, तब भी करंट अफेयर्स पूरा कवर नहीं हो पाएगा। करंट अफेयर्स विस्तृत है, आप इसको समझिए। और इसी वजह से देखिए जो 20 क्लास है ये बहुत लंबा भी नहीं है। अगर आप देखेंगे कुल 20-25 मिनट की क्लासेज हैं, मतलब 25 मिनट, आधा घंटा, 35 मिनट तो मैक्सिमम है। और सोचिए कि 35 मिनट में आप कभी भी खाना खाते समय देख लीजिए, मतलब जब आप अपनी सारी चीजों को पढ़ लीजिए तो यहाँ जो है रिवीजन कर लीजिए। और विश्वास मानिए कि सारे अगर आप वीडियोस देख करके जाएंगे करंट अफेयर्स के, तो कितना सहज स्थिति में रहेंगे वो आपको परीक्षा में बैठने के दौरान पता चलेगा। और पीछे के भी जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें हमारा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है करंट अफेयर्स का, या जो भी हम प्रोग्राम चलाते हैं, क्योंकि हम खुद एस्पिरेंट रहे हैं और हमको पता है कि भाई आपको देना क्या है और आपको क्या नहीं देना है। क्योंकि मार्केट में तो इस समय बाढ़ सी आ गई है कि मतलब सब महत्वपूर्ण, और आप लोग चूंकि मैक्सिमम बच्चे फ्रेशर्स होते तो समझ ही नहीं पाते कि कौन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्या नहीं है। तो आप बस धैर्य बना करके सारा वीडियो देख लीजिए। अगर फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो मतलब 2.5-3 घंटे में सारे वीडियो आप निपटा सकते हैं, 3-4 घंटे में एक ही दिन में। और उसके बाद हमारे चैनल पे इसका पीडीएफ भी पड़ा है, तो आप पीडीएफ भी जा करके ले सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं अपना। और अब क्लास आप लोग की इसी स्मार्ट बोर्ड पे होगी, अब आप लोग डरिएगा मत, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि सर क्या क्लास अब ऐसे होगी। तो नहीं, आप लोग वो चूंकि घर पे अभी स्मार्ट बोर्ड है नहीं, वहाँ जो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, तो घर गए थे, चूंकि दिल्ली में तो थे नहीं, तो इसी वजह से 2-4-6 क्लासेज आपकी और डिस्टर्ब तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि कंटेंट वही था और पढ़ा भी हम ही रहे थे। यहाँ हम दिख रहे हैं, वहां भी हम दिख रहे थे, लेकिन छोटा सा दिख रहे थे। तो ये क्लास का टाइम टेबल है, सुबह 9 बजे, शाम को जो है 5 बजे आप बने रहिए, मंडे टू सैटरडे। तो हमारा जो पहला इसमें टॉपिक हम कवर करेंगे, केन बेतवा लिंक परियोजना का जो शिलान्यास हुआ है, महत्वपूर्ण नदी जोड़ो परियोजना जो हमारी चलाई जा रही है, उसके तहत महत्वपूर्ण प्रयास है। तो देश में नदियों को आपस में जोड़ने की पहली प्रमुख परियोजना है। और शिलान्यास कब किया गया, तो 25 दिसंबर 2024 को। ये समय याद रखिएगा। और कहां से किया गया, खजुराहो मध्य प्रदेश से किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, दिख भी रहे हैं फोटो में। इस परियोजना के अंतर्गत केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें याद रखिएगा कि केन नदी का पानी बेतवा में छोड़ा जाएगा। और आपको कंफ्यूजन कराने के लिए आयोग कर सकता है कि बेतवा का पानी केन में छोड़ा जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें केन का पानी जो है वो बेतवा में आएगा। यह मध्य प्रदेश में दाऊधन में बांध का निर्माण, मतलब मध्य प्रदेश के दाऊधन में हो एक जगह है, तो वहां बांध का निर्माण होगा। लोअर उर परियोजना जो कोठा में है, उस बैराज का निर्माण होगा। और बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना के द्वारा मतलब ये किया जाएगा। तो इसके साथ ये सारी परियोजनाएं भी चलाई जाएंगी। इस परियोजना से 9.08 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी।
पहला महत्वपूर्ण फैक्ट है। दूसरा, 62 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा होगी और 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा होगी। इस परियोजना से एमपी के जहां 10 जिले जो है वो लाभान्वित होंगे, तो उत्तर प्रदेश के महोबा, झांसी और बांदा भी लाभान्वित होंगे। तो जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, तो इससे जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो है लाभान्वित होंगे। सबसे ज्यादा देखा जाए तो मध्य प्रदेश लाभान्वित होगा, उससे करीब 10 जिले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। तो हमारा उत्तर प्रदेश भी देख रहे होंगे कि महोबा, झांसी, बांदा जिले जो है वो लाभान्वित होंगे। फिर नीति आयोग द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च किया गया। महत्वपूर्ण ये घटना है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। तो सबसे पहला फैक्ट तो यही है, जान लीजिए। कब जारी किया गया? 24 जनवरी 2025 को। और जारीकर्ता में आप देखेंगे तो जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया एवं नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया। तो मतलब इसमें आप देखेंगे तो जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, भाई नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, आप लोग को पता ही होगा। उपाध्यक्ष जो सुमन बेरी हैं, और जो हमारा 16वां वित्त आयोग जो गठित हुआ है जिसके अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया हैं, तो इन लोगों ने इसका जो है शुभारंभ किया। और यह रिपोर्ट 5 प्रमुख उप सूचकांकों, जिसमें व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता के साथ राज्य विशेष चुनौतियों के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। तो ये 5 प्रमुख सूचकांक है और इसमें शामिल कितने स्टेट को किया गया? तो 18 स्टेट को शामिल किया गया है। और इसमें कई कैटेगरी बांटा गया। तो अगर देखेंगे तो जो टॉप अचीवर्स स्टेट है, और देखिए ये सारे 18 स्टेट हैं भी, तो अगर आप रैंकिंग भी देखेंगे तो टॉप अचीवर्स में आप उड़ीसा को देखेंगे, और ये उड़ीसा के लिए बड़ी उपलब्धि है। और ये जब प्रश्न पूछेगा तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सोचेंगे कि उड़ीसा तो हो नहीं सकता, कोई विकसित राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक की तरफ आपका मन जाएगा। लेकिन आप इसको लेकर के एकदम क्लियर हो जाइए कि टॉप अचीवर्स में उड़ीसा है और दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, थर्ड पे गोवा है और झारखंड, गुजरात है। तो ये सब टॉप अचीवर्स है किसमें? तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में। फिर फ्रंट रनर में आप देखेंगे शीर्ष पर महाराष्ट्र है और दूसरा नंबर जो है उत्तर प्रदेश के, क्योंकि ये सारी कैटेगरी है। तो सबसे जो शीर्ष कैटेगरी है टॉप अचीवर्स में, तो टॉप अचीवर्स में अपना उत्तर प्रदेश नहीं है। अपना उत्तर प्रदेश किस में है? फ्रंट रनर में। और फ्रंट रनर में भी आप देखेंगे महाराष्ट्र पहले पे और सेकंड नंबर पे जो है वो उत्तर प्रदेश है, थर्ड पे तेलंगाना, मध्य प्रदेश चौथे पे है और फिर कर्नाटक है। फिर परफॉर्मर स्टेट में आप देखेंगे तो शीर्ष पर कौन है? तमिलनाडु है, फिर राजस्थान है, बिहार, हरियाणा है, केरल है। और एस्पिरेशनल स्टेट में आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है और पंजाब है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छी स्थिति में आपको कौन दिख रहा है? उड़ीसा दिख रहा है। और स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे खराब स्थिति में आपको कौन दिख रहा है? तो ये पंजाब दिख रहा है। क्योंकि अगर इधर से चलेंगे तो ये रैंकिंग क्या होगी? एक, अगर ये एक है तो ये 18वीं रैंक में चले जाएंगे पंजाब। तो आप ध्यान रखिएगा। इसमें जनरली आपसे पूछा क्या जाएगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति कहाँ है? तो टॉप अचीवर्स, फ्रंट रनर, परफॉर्मर। तो आप इसको जानते रहिए कि ये जो है फ्रंट रनर में है और ये द्वितीय स्थान पर है। जारीकर्ता कौन है? तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया जाता है। उड़ीसा शीर्ष पर है। अब हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 की चर्चा कर लेते हैं। तो मार्च 2025 में जारी हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है? तो 284 अरबपति वर्तमान में है। फिर इस रिपोर्ट के अनुसार कुल संपत्ति, मतलब जो 284 अरबपति हैं, इनकी कुल संपत्ति में 10% की बढ़ोतरी हुई है और वर्तमान में 98 लाख करोड़ रुपया, मतलब जो हमारी जीडीपी है उसका 1/3 किसके पास है? इन्हीं 284 अरबपतियों के पास है। इसके अनुसार चीन का शहर संघाई ने बंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गई है। तो पहले एशिया में अरबपतियों की राजधानी कौन हुआ करता था? अपना मुंबई हुआ करता था। लेकिन अभी इस वर्ष जो है ये स्थिति चीन के संघाई को प्राप्त हो गई है, क्योंकि वहां अगर अरबपतियों की आप संख्या देखेंगे तो 92 है, जबकि हमारे यहाँ कितनी है? तो 90 है। यही दिखा रहा कि संघाई में 92 है, जबकि मुंबई में कितने अरबपति हैं? 90 अरबपति हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में
3,456 अरबपति हैं, मतलब कुल इतने अरबपति हैं जो 2024 में दर्ज 3279 से 177 अधिक है। मतलब आप देखेंगे कि एक साल में 177 नए अरबपति जुड़े हैं। भारत में 98 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ कुल 284 अरबपति पीछे कराया ही गया है। न्यूयॉर्क 129 अरबपतियों के साथ दुनिया की बिलियनियर कैपिटल है, मतलब सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो न्यूयॉर्क, जो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है, इसे अरबपतियों का जो है अरबपतियों की राजधानी कहा जाता है वैश्विक स्तर पर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा अरबपति हैं। कितने? 129 हैं। अमेरिका 870 अरबपतियों के साथ सूची में शीर्ष पर है, जबकि चीन 823 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पर है। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो अमेरिका में ही सबसे ज्यादा अरबपति है और दूसरे नंबर पर चीन है, और बहुत अंतर नहीं है। 870 अमेरिका में है तो चीन में भी कितने हैं? तो 823 हैं, तो बहुत अंतर नहीं है। भारत और एशिया के सबसे धनी आदमी कौन है? तो देखिए, भारत और एशिया में सबसे धनी मुकेश अंबानी है, जबकि द्वितीय स्थान पर कौन है? तो गौतम अडानी है। और HCL की जो रोशनी नाडर है, ये दुनिया की 5वीं और भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है। तो देखिए, पहले कई बार प्रश्न पूछा गया कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, तो पहले आता था सावित्री जिंदल का नाम। अभी भी ऑप्शन में रहेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अब वो दर्जा उन्होंने खो दिया है और अब उनकी जगह सबसे अमीर कौन बन गया है? तो रोशनी नाडर मल्होत्रा बन गई है, जो शिव नाडर की डॉटर है और HCL के मतलब जो शिव नाडर फाउंडर है HCL के, तो उसी से संबंधित ये हैं। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो जो टेस्ला के मालिक है एलन मस्क, वो दुनिया के सबसे अमीर हैं। और सेकंड नंबर पे आप देखेंगे तो जेफ बेजोस है, और थर्ड नंबर पे जो हम फेसबुक चलाते हैं, तो सोचिए हम लोग फेसबुक चला के हमारा समय बेकार होता है, सारी चीजें होती है। भाई सोशल मीडिया क्या है? अगर देखा जाए तो अगर आप उसका नियंत्रित उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए तो नुकसानदायक ही है, और उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा निकल के आ रहे हैं। तो हम लोग का समय खर्चा हो रहा, धन खर्चा हो रहा, उससे अमीर कौन हो रहे हैं? तो मार्क जुकरबर्ग दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। स्वदेश में पैसे भेजने के मामले में अब चौथा जो हमारा है कि स्वदेश में पैसे भेजने के मामले में भारत खाड़ी देशों को पीछे छोड़ा। तो अभी तक होता क्या था कि पहले की जो भारत में जो रेमिटेंस प्राप्त होते थे, मतलब हमारे जो लोग होते थे जो देश दुनिया में काम की तलाश में जाते थे और वो वहां आय सृजित करते थे, और उस आय का एक बड़ा पार्ट अपने मातृ देश मतलब अपने परिवार में भेजते थे भरण पोषण के लिए। तो बहुत समय तक खाड़ी देशों का इसमें वर्चस्व रहा, लेकिन अब ये वर्चस्व टूटता नजर आ रहा है और टूट ही गया है। अब आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर भूमिका में तो अमेरिका की जो प्रतिशत है वो बढ़ गया है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आने वाले प्रेषणों में के स्रोतों में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने खाड़ी देशों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष योगदानकर्ता बन गए। मतलब अगर आप देखेंगे तो अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके दोनों को मिला लिया जाए तो जो हमको करीब जो रेमिटेंस प्राप्त होते हैं उसका 40% इन्हीं दो देशों से मिलता है, करीब करीब 40% तक। अमेरिका में अगर कुल देखेंगे तो 28% यहाँ से प्राप्त हो रहा है। अगर हम 100 रुपया भेज रहे हैं मतलब एक वर्ष में पूरी दुनिया से हमारे पास आ रहा है तो रेमिटेंस के रूप में, तो 28 रुपया तो केवल कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से आ रहा है। और उसके बाद अगर इसमें ब्रिटेन का हिस्सा जोड़ लेंगे तो ये 10.8 हो जाता है। तो यही लगभग करीब 40% तो अमेरिका और ब्रिटेन से ही आ जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा 2017 में आप देखेंगे 27% था, जो 2024 में घटकर कितना हो गया? तो 19.2% हो गया है। मतलब UAE अभी भी हमारा मतलब UAE से हमें लार्जेस्ट पैसा प्राप्त हो रहा है, लेकिन अब इसका प्रतिशत घट रहा है। 2017 में जहां 27% था और 24 में आप देख रहे होंगे कि 19.2% हो गया। और सऊदी अरब, ओमान, मस्कट, कतर, इस सब की स्थिति तो और ज्यादा जो है वो डाउन है। राज्यवार प्रेषण वितरण के मामले में आप देखेंगे तो कौन सा राज्य सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है? तो इसमें शीर्ष पर है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर है केरल और थर्ड नंबर पे जो है वो तमिलनाडु है। और ये तीनों स्टेट कुल रेमिटेंस का कितना प्राप्त करते हैं? करीब 50% इन्हीं तीनों राज्यों में प्राप्त होता है। तो इनकी समृद्धि का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो इनके नागरिक देश दुनिया में रहते हैं और वहां से अच्छा खासा पैसा अपने स्टेट में भेजते हैं अपने परिवार के पास। तो एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महत्वपूर्ण ये पॉइंट है।
अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले कुल शामिल देश कितने हैं, तो 127 देश इसमें शामिल किए गए हैं इस रैंकिंग में। जारीकर्ता कौन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के, तो आयरिश मानवीय संगठन जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये कहाँ का, आयरलैंड का आयरिश मानवीय संगठन है। और दूसरा जो जर्मन एजेंसी है कौन सा, वर्ल्ड हंगर हेल्प। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा ये जारी किया जाता है। संस्करण 19वां था। और अगर इसमें भारत की आप रैंक देखेंगे तो भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक जो है 105 है। और अगर इसका स्कोर देखेंगे तो 27.3 स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर जो कैसा है, तो ये गंभीर श्रेणी का है। मतलब कुल 127 देश शामिल है, इसमें हमारी रैंकिंग 105 है और 27.3 स्कोर के साथ हमारी जो स्थिति है किसमें है, तो गंभीर भूख वाली स्थिति में है। 2023 में भारत का स्थान 125 देशों में 111वां था। तो अगर 2023 से तुलना करेंगे थोड़ी सी स्थिति बेहतर नजर आएगी, लेकिन अभी भी भारत जो है वो गंभीर भूख वाली श्रेणी में ही है। वैश्विक भूख सूचकांक की गणना 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है, जिसमें कुपोषण, बच्चों का बौनापन, बच्चों में अवरुद्ध विकास और शिशु मृत्यु दर, मतलब ये 4 पैरामीटर होते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आयोग क्या करेगा ना, प्रश्न को थोड़ा सा उलझाव बनाने के लिए, देखिए 105 उसको पता है कि बच्चे दम रटे हुए हैं, संस्करण बच्चे रट लेंगे, ये भी पता है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, बच्चे रट लेंगे। लेकिन यहाँ जो है अब पूछ लेगा कि कितने संकेतकों पे जारी की जाती है, तो ये 4 संकेतकों पे जारी की जाती है। और कुपोषण, बच्चों का बौनापन, बच्चों में अवरुद्ध विकास और शिशु मृत्यु दर। तो थोड़ा सा आप लोग डेप्थ में जाके पढ़ेंगे तो करंट आपका गलत नहीं होगा, और करंट ही सबसे ज्यादा निर्णायक है। क्योंकि लास्ट में क्या है ना कि यहाँ अगर आप थोड़ा सा मेहनत किए और विश्वास मानिए, आपको कुछ जरूरत परेशान होने की नहीं, केवल आप समृद्धि का जितना वीडियो मैंने पीछे कराया है बस धैर्य बना करके 4-5 घंटे में पूरा उसका रिवीजन कर लीजिए। और साथ साथ इसका पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, आप पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं, एक बार कर लीजिए तो आपका विश्वास मानिए कहीं से करंट गलत नहीं होगा। आप जितना भी, और जो आपसे नहीं बनेगा वो किसी से नहीं बनेगा, इसका भी गारंटी लेते हैं। बस आप जो है धैर्यपूर्वक चीजों को देख लीजिए। छठा हमारा है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 की चर्चा कर लेते हैं। तो इसके जारीकर्ता कौन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा संयुक्त रूप से। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी जो सूचकांक जारी किया था, तो यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास का ये संयुक्त पहल है, मतलब 2 पार्टनर है इसमें। सूचकांक के अनुसार 5 शीर्ष गरीबी वाले अगर आप देश देखेंगे तो नंबर 1 पे भारत है। और भारत में अभी भी गरीबी की स्थिति कितनी है, तो 23.4 करोड़ लोग जो है भारत में गरीब है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है 9.3 करोड़, इथियोपिया में 8.6, नाइजीरिया में 7.4 और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में आप देखेंगे तो 6.6 है। तो अगर आप वैश्विक स्तर पर इन 5 देशों की आप बात करेंगे तो विश्व के लगभग 48.1% गरीब इन्हीं 5 देशों में रहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा हमारे लिए शर्मनाक बात है, और इसमें और बेहतर प्रयास सरकारों को करनी होगी। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी हुआ है। इसके जारीकर्ता कौन है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ये जारी हुआ है। संस्करण चौथा है, छठा है। शीर्ष स्थान कौन है, तो केरल है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है, केरल। और केरल को यह सम्मान लगातार दूसरी बार प्राप्त हुआ है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु तथा जम्मू कश्मीर दूसरे और तीसरे स्थान पर है, मतलब शीर्ष पर कौन है, तो केरल नंबर 1 पे है। अब आप देखेंगे तो तमिलनाडु नंबर 2 पे है और जम्मू कश्मीर कितने पे, 3 पे है। और केंद्र शासित प्रदेश में आप देखेंगे, और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछ ले तो आप देखेंगे कि इसमें जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। और अगर न्यूनतम स्थान पर देखेंगे तो सबसे न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में, और वैसे भी तो आप लक्षद्वीप को सबसे न्यूनतम स्थिति में पाएंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है केरल शीर्ष पर है।
केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है और न्यूनतम स्थिति किसकी, तो लक्षद्वीप की है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है, तो 14वीं है। मतलब हमारी रैंकिंग कितनी है, तो ये 14वीं है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश की रैंकिंग। फिर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 देख लेते हैं, तो जारीकर्ता कौन है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट है। शीर्ष स्थान कौन है, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान है हांगकांग का। और इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 84 है। तो आर्थिक सुरक्षा सूचकांक में हांगकांग शीर्ष पर है और हमारी स्थिति मतलब है 84वें नंबर पर। अगर सेकंड नंबर पे देखा जाए तो सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड थर्ड पे, न्यूजीलैंड फोर्थ पे और अमेरिका जो है वो 5 स्थान पे। एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये। फिर शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये अध्यक्ष रहे, संस्थापक रहे हैं। और झारखंड बनने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब पहले आप लोग को पता ही होगा कि बिहार का ही पार्ट झारखंड था, लेकिन 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ और एक नया स्टेट अस्तित्व में आया। तो ऐसे में इनकी भूमिका बहुत ज्यादा रही और झारखंड के संस्थापकों में इन्हें माना जाता है। तो इनकी मृत्यु हुई है 4 अगस्त 2025 को 81 वर्ष की अवस्था में। संस्थापक किसके हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। इन्होंने झारखंड को बिहार से अलग राज्य बनाने के आंदोलन का नेतृत्व किया जो 15 नवंबर 2000 को मतलब सफल हुआ। ये 2005, 2008 और 2009 में 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। मतलब 3 बार इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया, लेकिन इनके साथ एक बैड लक रहा, इन्होंने कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। वर्तमान में आप देखेंगे तो झारखंड में इन्हीं की पार्टी की सरकार है और इन्हीं के जो पुत्र हैं हेमंत सोरेन, वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। केंद्र में ये मंत्री रहे और कोयला मंत्री रहे और स्वतंत्र प्रभार इनके पास रहा। और ऐसे में इनके पास कोल घोटाले को लेकर के आरोप भी लगा है और ये राज्यसभा के भी मेंबर रहे, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला जो है लॉर्ड मेघनाथ देसाई, इनकी डेथ हुई है, महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं तो इनको थोड़ा देख लेते हैं। तो भारतीय मूल के प्रख्यात ब्रिटिश लेखक, अर्थशास्त्री एवं राजनेता का 85 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ। 1940 में बड़ोदरा में, मतलब ये गुजरात के जो बड़ोदरा में इनका जन्म हुआ था 1940 में। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की और 1965 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ये जुड़े और वहां अध्यापन का कार्य भी इन्होंने किया। वे प्रोफेसर और लॉर्ड्स में मेंबर लेबर पार्टी के सदस्य भी बने। तो ये किस पार्टी से संबंधित थे, तो ये लेबर पार्टी के सदस्य थे और 2008 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो 2008 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया था। और इनकी कुछ प्रमुख किताबों की चर्चा कर लेते हैं तो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी महत्वपूर्ण पुस्तक है और मार्क्स रिवेंज ये दूसरा महत्वपूर्ण पुस्तक है इनका, और द रायसीना मॉडल इंडिया डेमोक्रेसी 70 ये थर्ड पुस्तक महत्वपूर्ण है। और भी पुस्तकें लिखे हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण है जिनके आने की संभावना है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और नेहरू के नायक भारत के जीवन में दिलीप कुमार, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं, ये याद रखिएगा। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था और लेबर पार्टी से संबंधित रहे हैं। जन्म इनका बड़ोदरा गुजरात में हुआ था। अब थोड़ा सा पायल कपाड़िया के बारे में देख लेंगे और ये रिपीट हो रहा है, पीछे भी मैंने इनके बारे में कराया है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। अप्रैल 2025 में भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को फ्रांस के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिशियल डांस एल ऑर्डिनेंस आर्ट्स एंड डेस लेट्स। अब देखिए एक्चुअली में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसा है, तो इंग्लिश भी सही से नहीं समझ में आ रहा, तो ये इसमें फ्रेंच मिला हुआ है और थोड़ा सा इसलिए टफ हो जा रहा है। तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और यही मिला है किसको, जो भारतीय सिनेमा का क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है पायल कपाड़िया का, उनको। और इन्हें यह पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया गया। ये पायल कपाड़िया, इनका फोटो भी आप देख लीजिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है ना कि पायल कपाड़िया जिन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया वो किस विधा से संबंधित है, तो वो आप जानते रहिए कि ये सिनेमा के क्षेत्र में भारतीय सिनेमा। जयंत नर्लिकर का डेथ हुआ है, तो प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी जयंत नर्लिकर का 20 मई 2025 को निधन हो गया। कैम्ब्रिज में शोध के बाद यूजीसी के प्रस्ताव पर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की स्थापना इन्होंने कहाँ की थी, तो पुणे में की थी। तो पहली बात तो ये जानिए कि ये
किस निधन हुआ, तो ये भौतिक विज्ञानी और खगोल विज्ञानी दोनों थे। और इन्होंने जो है यूजीसी के प्रस्ताव पर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की स्थापना की थी। कहाँ की थी? पुणे में की थी। इन्हें 1965 में पद्म भूषण मिला था और 2004 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो मतलब जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इन्हें दिया गया था। तो इनके ऊपर तो वैसे भी प्रश्न पीछे आए ही हैं इनके जो शोध पे, तो अब चूंकि डेथ हुई है तो यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है, तो इनको भी आप जानते रहिए। फिर अनुतिन चारनवीराकुल ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया, जल्दी से बताइए। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो भूम जैथाई पार्टी है और इसी के ये नेता है और यही जो है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और 5 सितंबर 2025 को इन्होंने जो है ये स्थान ग्रहण किया है। अब उर्जित पटेल को देख लेते हैं। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 28 अगस्त 2025 को आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण, जो आप लोग तो जानते होंगे, जो आईएमएफ एक वैश्विक संस्था है और उसमें इन्हें जो है कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। किसे? उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल कौन है? तो जो पूर्व आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। इनका पद जो होगा वो 3 वर्ष का होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आईएमएफ में किस भारतीय को जो है वो कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो उर्जित पटेल को। फिर सोनाली मिश्रा के बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय पुलिस सेवा की 1993 बैच की एमपी कैडर की अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं और इन्हें जो है आरपीएफ का महानिदेशक बनाया गया है। और चूंकि आरपीएफ के महानिदेशक पद पर ये जाने वाली पहली महिला है, तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाती है सोनाली मिश्रा। तो ये हैं सोनाली मिश्रा जी, इनको भी आप जानते रहिएगा। तो चलिए, आज का जो सेशन था वो यहीं तक था करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स और क्विक रिवीजन सीरीज की इधर 2-4 वीडियो आएंगे। अभी हमारा ये प्रयास है कि हम एक 1 लाइनर कराएं आप लोगों को 2 पार्ट में, तो वो भी आएगा। और कुछ खेल वाली चीजें अभी जो पीछे तो कराई गई हैं 2 पार्ट में, तो उसको तो जरूर देखिएगा। और जो लेटेस्ट इधर 2 महीने में करंट अफेयर्स को लेकर के जो अपडेट हुआ है उसकी भी चर्चा हम कर लेंगे। तो आप लोग जो है जरूर चैनल पे बने रहिए, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे। साथ ही साथ इसके बारे में तो आप लोग हर बैच में जानते ही हैं, ये 2 बैच संस्थान चला रहा है। एक तो हमारा आरओ मुख्य परीक्षा को लेकर के, तो यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि आप लोग का जो पेपर है वो बहुत चांस है कि जनवरी में होगा। साथ ही साथ ये जो बैच है मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा, और ये यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा का बैच है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़े और अपने मुख्य परीक्षा की चीजों को कंटिन्यू करें। कुछ हमारे लिंक्स है। तो एक लिंक्स तो हमारा समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है और इसका लिंक क्या है? तो @समृद्धि आईएएस ऑफिशियल। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि एक चीज जान लीजिए कि यहाँ आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आप लोग जो पीडीएफ मांगते रहते हैं एक समय के बाद मिल जाता है। दूसरी चीज आप लोग के मन में क्वेरी रहती है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, या संस्थान तमाम सी सूचनाएं यहाँ आपको देता रहता है। तो सारी चीजें यहाँ एक जगह आपको मिलेंगी। 2 चैनल है, एक तो यूट्यूब जिससे भी हम आप रूबरू, दूसरा हमारा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आप ही के हैं और इन्हें आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। तो अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत हौसला देता है कि भाई चलो हमारे व्यूवर्स को हमारी चीजें अच्छी लग रही हैं। और सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।